हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो भारत की कुछ फिजिकल फीचर के बारे में हम जानने वाले हैं। यहाँ पर यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म। तो आप ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और कई तरह की यहाँ पर लैंडमार्क्स देखने को मिलती है। What kind of terrain do you live in? जिस तरह के टेरेन में आप रहते हैं। If you live in a plain, you are familiar with the vast stretches of plain land. अगर आप एक प्लेन में रहते हैं तो आपको जानकारी होगी कि बहुत दूर तक ये जो प्लेन लैंड है फैली हुई है। In contrast, if you live in hilly region, अगर आप हिली रीजन में रहते हैं, The rugged terrain with mountain and valleys are common feature. तो उस एरिया का कॉमन फीचर क्या होगा कि वहाँ पर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वैलीज वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। In fact, our country has practically all major physical feature of the earth. एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेन्स, प्लेट्यू एंड आइलैंड। आई होप ये इन सब के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया है, अर्थ के ऊपर जितनी भी तरह की अर्थ सरफेस है ना, वो इंडिया में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि यहाँ पर माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, प्लेन्स लैंड भी है, डेजर्ट भी है, प्लेट्यू भी है और यहाँ पर आइलैंड भी देखने के लिए मिलता है। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म। तो ये फिजिकल फीचर कैसे बनी, ये सोचकर तो सभी आश्चर्यचकित होंगे। वी विल लर्न more about major physical feature of India and how they been formed. तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से मुख्य जो फिजिकल फीचर हैं इंडिया के वो कौन से हैं और किस तरह से वो बने हैं। We find different type of rocks. Some are very hard like marble which has been used for making Taj Mahal and some are very soft like soapstone विच इज़ यूज टू मेकिंग टैल्कम पाउडर। तो देखिए, कुछ जो रॉक्स होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, जैसे कि मार्बल है जिसे ताजमहल बनाने में यूज़ किया गया, और बहुत सी रॉक्स ऐसी होती हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं जैसे कि सोप स्टोन, और उन्हें यूज़ किया जाता है टैल्कम पाउडर बनाने के लिए। ठीक है। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। तो देखिए, जो सॉइल का कलर है वो अलग अलग होता है अलग अलग जगह पर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सॉइल होती है ना वो अलग अलग टाइप की रॉक से मिलकर बनी हुई होती हैं। यू हैव एवर थॉट अबाउट द कोज ऑफ दिस वेरिएशन। क्या तुमने कभी इस वेरिएशन के कोज के बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? Most of these variation are caused due to differences in rock formation. तो rock formation की वजह से, difference rock formation की वजह से ऐसा होता है कि ये जो इनमें वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। India is a large landmass from during different geological period which has influenced her relief. तो relief यहाँ पर कहा गया है कि ये जो फिजिकल फीचर है, कहीं पर गड्ढे देखने को मिलते हैं, कहीं माउंटेन देखने को मिलते हैं, कहीं पठार देखने को मिलते हैं, इन्हें कहा गया है। तो इंडिया एक बड़ा लैंड मास है और इसके जो जूलॉजिकल अलग अलग जूलॉजिकल पीरियड है ना, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। बिसाइड जूलॉजिकल फॉर्मेशन अ नंबर ऑफ प्रोसेस विच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। आप ये सारे वर्ड्स जानते होंगे, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है ये जो प्रोसेस है ना, वेदरिंग का, इरोजन का, डिपोजिशन का, इसकी वजह से ये जो रिलीफ होते हैं ना ये मॉडिफाई होते हैं। जैसे माउंटेन है वो मॉडिफाई हो रहे हैं, यानी कि हाई हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ये सारी चीज़ें। कुछ गड्ढे हैं वो भर जा रहे हैं, कहीं पे प्लेन होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से होता है। अब हम समझ लेते हैं वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है और डिपोजिशन क्या है। तो यहाँ पर हम वेदरिंग
कह सकते हैं कि जब एक रॉक जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाती है, इरोजन हम कह सकते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन आपने सुना है, सेडिमेंटेशन के बारे में आप जानते हैं कि कुछ नदियां होती हैं जो अपने साथ बहाव करके या स्ट्रॉन्ग विंड से भी ऐसा होता है कि जो सॉइल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक जाती है, लैंडस्लाइड होती है। तो ये सारे होते हैं इरोजन। इनकी वजह से क्या होता है, ये सब प्रोसेस चलता रहता है। और डिपोजिशन, सपोज करो कि सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी उड़ेगी तो वो कहीं जाके तो रुकेगी, कहीं बहेगी मिट्टी तो कहीं तो रुकेगी, तो जहां पर वो जाके रेस्ट करती है, रुकती है, उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। क्लियर हो गया होगा। तो इसी की वजह से ये सारी चीजें जो है प्रेजेंट फॉर्म बनी है। Earth scientists have attempt to explain the formation of physical feature with the help of some theories based on certain evidence। तो जो साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट किया है कि ये जो फिजिकल फीचर है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी थ्योरी देने की कोशिश की है जो उन्हें एविडेंस मिलते हैं उससे। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस थ्योरी के बारे में बताया गया है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो उन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द क्रस्ट क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के अपर पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। तो ये जो अर्थ क्रस्ट बना हुआ होता है ना, ये कैसे बना होता है, 7 मेजर या कुछ माइनर प्लेट से बना हुआ होता है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस। अब जब मूवमेंट होता है इन प्लेट्स का तो क्या होता है, दबाव पड़ता है विद इन द प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल रॉक अबव। जो कॉन्टिनेंटल रॉक हैं और प्लेट्स हैं इनके ऊपर दबाव पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। इससे क्या होता है, फोल्डिंग, फाल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़, मतलब फोल्डिंग एक्टिविटीज़, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ इन्हीं की वजह से होती हैं जब रॉक्स के ऊपर प्रेशर आता है। ब्रॉडली दीज प्लेट मूवमेंट, अभी इसे हम थोड़ा सा खोल के समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं ये। दीज प्लेट्स मूवमेंट आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब ये जो मूवमेंट होती है ना रॉक्स की, प्लेट्स की, इन्हें 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। तो जानते हैं, while some plates come toward each other and form convergent boundary। तो देखिए पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। 3 टाइप में इन्हें डिवाइड किया गया है, कन्वर्जेंट, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं, डाइवर्जेंट, यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, और है ट्रांसफॉर्म। तो ये तीनों हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि रॉक किस तरह से मूव करती है इन सब में। तो देखिए, जब कन्वर्जेंट बाउंड्री बताया गया है, कब होता है ऐसा, जब जो प्लेट्स होती हैं ना वो एक दूसरे से कन्वर्जेंट करती हैं, एक दूसरे से अलग खिसकती हैं। इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर, इसमें एक साथ आती हैं। तो ये जो प्लेट्स होती हैं, देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये एरो है कि एक प्लेट इधर की तरफ जा रही है, दूसरी भी इधर की तरफ जा रही है, एरो से हमें पता चल रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार ये जो प्लेट्स होती है ना ये एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है कि ये वाली प्लेट जो है इस वाली प्लेट के ऊपर आ रही है। तो ऐसा हो जाता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री ये कहलाती है। इस इवेंट में क्या होता है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के साथ आती हैं और वो कोलाइड और क्रम्बल हो जाती हैं। वन में स्लाइड अंडर, यानी कि ये बात बताई गई है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। एट द टाइम दे में ऑल्सो हॉरिजेंटल पास्ट। आगे देखते हैं, ईच अदर ऑफ द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यहाँ पर हमने मिस कर दिया है डाइवर्जेंट बाउंड्री को। हाँ, तो देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्री आप फिगर में अच्छे से समझ लेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा कि ये दोनों प्लेटें जो हैं एक दूसरे से अपोजिट साइड में मूव कर रही हैं और बीच में गैप बना रही हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाली प्लेट नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये वाली प्लेट ऐसे मूव कर रही है, ऐसे शो किया गया है। तो इस तरह से ये हो जाती है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री।
ठीक है। The movement of these plates have changed the position and size of the continents over million of years. अब ऐसा होता है कि जो माउंटेन्स बन रहे हैं या कुछ कॉन्टिनेंट किसी दूसरे अपनी जगह से अलग हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ ही दिनों में तो हो नहीं जाता है कि 1 साल में हो गया, 2 में, 4 में, 6 में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ये जो सभी चेंज होते हैं इन्हें होने में, अपनी पोजीशन से हटने में, उन्हें अपनी साइज को बढ़ाने या घटाने में उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सच मूवमेंट हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर ऑफ इंडिया। तो ये जो मूवमेंट हुई मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ये जो मूवमेंट हुई इसी की वजह से आज की जो प्रेजेंट की लैंड है उसका फीचर जो है आज इंडिया में हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, द ओल्डेस्ट लैंड मास, द पेनिसुला पार्ट को कहा गया है, वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो जो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है ना वो गोंडवाना लैंड मास का पार्ट है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। तो ये सभी कंट्रीज के नाम बताए गए हैं। तो गोंडवाना लैंड में ये सभी कंट्रीज एक ही लैंड का पीस होते थे, एक ही साथ ये सब जुड़े हुए थे। द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू द नंबर ऑफ पीसेस। अब इनके खिसकने की वजह से क्या हुआ कि जो क्रस्ट थी वो अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हुई, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north। तो देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो ड्रिफ्ट होने लगी, खिसकने लगी और सेपरेट होने के बाद ये किधर गई, नॉर्थ की तरफ इसने मूव करना शुरू कर दिया। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन of the plate due to much larger Eurasian plate। तो देखिए ये जो अभी प्लेट्स थी जो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगी, ये वहाँ से मूव करने के बाद कहाँ पर ऐड हो गई, यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ गई और वहाँ पर ऐड हो गई। इससे कोलिजन होने की वजह से ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी विच वर एक्यूमुलेटेड द ज्यूनेसिक लाइन नोन एज द थीसिस were formed to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। तो ये जो हम वेस्टर्न एशिया में माउंटेन देखते हैं, हिमालय देखते हैं, ये इसी की वजह से, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ना ये एक्यूमुलेट हुई और इसी की वजह से ये जो माउंटेन्स हैं वेस्टर्न के और ये हिमालय हैं ये बनने लगे। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द थीसिस सी and subsidence of north flank of the peninsular plateau resulted in the formation of a large basin। तो ये जो माउंटेन्स ये हिमालयन अपलिफ्ट हुए ना थीसिस सी से, आई होप आप समझ रहे होंगे, ये नॉर्थ फ्लैंक की तरफ से, इससे क्या हुआ, इससे एक लार्ज बेसिन बन गया। इन ड्यू course of time this depression gradually got filled with deposition of sedimentation by the river flowing from the mountain in the north and the peninsular plateau in the north। तो देखिए अभी बताया था कि कुछ चीज़ें कैसे फॉर्म हुई, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि टाइम के साथ साथ ये जो डिप्रेशन हो रहा था इससे जो डिपोजिशन थे वो फिल होने लगे। किन चीज़ों से, वो जो रिवर आ रही थी नॉर्थ की तरफ से, बताया गया कि वो जो देखो फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन इन द नॉर्थ, जो रिवर जो है फ्लो कर रही थी माउंटेन से नॉर्थ की तरफ, एंड द पेनिसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, और जो पेनिसुलर प्लेट्यू थे साउथ में वहाँ से जो रिवर्स आ रही थी उनकी वजह से उनके साथ जो सेडिमेंटेशन आ रहा था उनकी वजह से वो डिपोजिशन जो है फिल होने लगे। अ फ्लैट लैंड डिपोजिशन का मतलब है वहाँ पर गड्ढे थे उस टाइम पर, और जब वहाँ पर नदियों के द्वारा जो चीज़ें बहा कर लाई जाने लगी तो वो उन गड्ढों में फिल होने लगी, तो वो एक प्लेन लैंड बन गई वहाँ पर। तो देखिए अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव
एलुवियल डिपॉजिट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। और ये जो एलुवियल डिपॉजिट्स थे ना, इन्हीं की वजह से नॉर्दर्न प्लेन बना। ठीक है, आगे देखते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो इंडिया का लैंड है उसमें बहुत सारी वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एनिसेंट लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ना, वो सबसे पुराना लैंड मास है अर्थ सरफेस के ऊपर। It was supposed to be one of the most stable and blocked, और इसे सबसे ज़्यादा स्टेबल और ब्लॉक्ड माना जाता है। The Himalayas and the North Plain are the most recent landform। अब ये जो हिमालयाज है ना और नॉर्दर्न प्लेन है, ये क्या है, ये बिल्कुल न्यू है। न्यू आप कैसे कह सकते हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि रिवर की वजह से ये प्लेन्स बने और प्लेट के खिसक जाने की वजह से ये हिमालयाज बने। तो ये सबसे न्यू कहा, इन्हें रिसेंट कहा जा रहा है। रिसेंट का मतलब है वो अभी यंग है। यंग का मतलब ये नहीं है कि 2, 4, 10, 20, 30 साल लगे, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे ये सब होने में, लेकिन वो सबसे न्यू है। फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, अगर जियोलॉजी के व्यू ऑफ पॉइंट से देखें तो हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम द अनस्टेबल जोन। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो अनस्टेबल जोन है, यानी कि वो स्थिर नहीं है पूरी तरह से, और उन्हें स्थिर होने में काफ़ी समय लग सकता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद द हाई पीक, डीप वैलीज एंड वास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये जो हिमालयाज हैं इनकी जो ट्रोपोग्राफी है वेरी यूथ कही जा रही है उन्हें, और जो हाई पीक्स हैं उनको भी, मतलब हाई पीक के साथ वो काफ़ी यूथ हैं, डीप वैलीज हैं वहाँ पर, और तेज बहने वाली वहाँ पर नदियाँ हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। तो नॉर्दर्न प्लेन जो हैं वो किससे बने हुए हैं, एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ igneous and metamorphic rock with the gently rising hills and wide valleys। तो यहाँ पर देखिए जो पेनिसुलर प्लेट्यू हैं उसमें क्या पाया जाता है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। वो हल्की सी, मतलब ज़्यादा उठी हुई वहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं हैं। जेंटली हिल राइजिंग हिल है वहाँ पर, और जो वैलीज हैं वो काफ़ी वाइड हैं, चौड़ी वैलियाँ वहाँ पे, वैलीज वहाँ पर हैं। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। बचे हुए चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।